ये जो आज के समय में सामयिक प्रकाशन की जो कृतियों को मैं देखता हूँ बार बार, जो विषय आप ले रहे हैं उसमें ऐसा क्या प्रकाशकों ने ये तय कर रखा है, खासकर आपके प्रकाशन ने, कि नहीं हम इस विषय से संबंधित जिस क्लोन की बात कही जा रही थी, मीरा जी ने कहा कि आजकल क्लोन है, कि ये सब्जेक्ट बिक रहा है, तो जैसे सिनेमा में एक सिनेमा सुपर हिट हुआ तो दूसरा उसी की तर्ज पर 4, 5, 10 आ गए। आपके सामने भी क्या ऐसी समस्याएं आती हैं, और अगर आती हैं तो उससे निपटने के लिए आप लोगों के पास क्या माध्यम है, आप करते क्या हैं? या उसी सीरीज में 8-10 किताबें मान लीजिए स्त्री विषय पर है, स्त्री संघर्ष पर है, स्त्रीवाद पर है, या मैं कहूं कि राष्ट्रवाद पर है, तो उस तरह से छापते हैं? मैं थोड़ा वो 1 मिनट के लिए मीरा जी की बात से शुरू करूंगा। ये सच है कि जो पहले वाले लेखक थे वो जो उनको कोई सुझाव जो पुरानी पीढ़ी के लोग देते थे तो वो उसमें थोड़ा संशोधन कर लेते थे, लेकिन आजकल जो मेरा स्पष्ट मानना है कि जो नई पीढ़ी के इधर के लेखक हैं, कई बार वो जैसे न्यूडल, तुरंत साहित्य न्यूडल की तरह नहीं चल सकता। साहित्य संस्कृति का जो है वो बहुत ही धैर्य और बहुत ही दूसरी तरीके से और बहुत ही ठहर के करना पड़ता है। अब मैं अपने विषयों पे आ जाता, जैसे कि सामयिक प्रकाशन ने स्त्री उमर्श पर बहुत किताबें प्रकाशित की। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकाशक जो क्या नाम कोई भी प्रकाशक जैसे एक विषय पे जब 2-4 फिर उसके बाद 10-20 लगातार अगर वो विषय, तो उससे क्या है कि जो पहले किताबें छपती हैं वो भी उसके साथ आगे बढ़ती हैं, और एक जरूरी विषय जो आपको लगता है कि हिट हो गया है या आपका अच्छा चल रहा है तो उस पर जितनी किताबें हैं उस हिसाब से हम प्रकाशित करते हैं। हाँ, बाकी यह है कि मेरा पहले भी मानना था एक प्रकाशक के रूप में और आज भी कि उपन्यास जो है हम काफी उपन्यास प्रकाशित भी करते हैं। उपन्यास को मैं पहले भी साहित्य का केंद्र बिंदु मानता था और आज भी मानता, और इस मंच से भी मैं अपनी एक प्रकाशक के रूप में उपन्यास को साहित्य का केंद्र, काफी उपन्यास हम प्रकाशित करते हैं। उपन्यासों में जैसे वो एक और बात अभी जो मीरा जी ने कही थी उसके भी आगे बढ़ा कि पहले वाली जो किताबें थी उनको आप देखिए कितने एडिशन होते थे। मैंने चित्रा मुदगल जी का उपन्यास आमा छापा, आज उसके 10 एडिशन हो चुके हैं। तो इस तरह से कोई, और आज जैसे मान लिया किताब कोई एक एडिशन के बाद दूसरा एडिशन ही नहीं हो रहा है, फिर दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, वो लेखक और प्रकाशक दोनों के लिए मुझे लगता है कि कोई उस तरह साधुवाद का काम नहीं रहता। लेखक को भी वो उस तरह मजबूती प्रदान नहीं करता और प्रकाशक के लिए भी उतनी मजबूती प्रदान नहीं करता। चलिए, बात यहीं से, जहां बात खत्म हुई थी बात वहीं से शुरू करता हूं कि भाई ये नूडल्स वाला जो मामला है शैलेश जी, कि साहित्य नूडल्स की तरह नहीं बिक सकता, लेकिन आप तो मैं कहूँगा कि हिंद युग में जो है वो नूडल्स से भी आगे बढ़ गया, मोमोज की तरह से। जहाँ जाइए आपके लेखक या आपकी किताबें, और तो इसमें ये नूडल्स और मोमोज से कैसे, मतलब नूडल्स मोमोज से आशय लोकप्रियता से है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात कही जा रही है कि साहित्यिक कृति को एक स्तर पे होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि आपने जिस तरह के लेखकों को, वो स्तर कौन तय करता है? ये बात तो प्रकाशक को सोचना है ना, हम तो प्रकाशक मतलब नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो स्तर की बात हो रही है, जैसे कोई भी प्रकाशक, मतलब कोई भी प्रकाशक ये कह सकता है कि ये स्तर की नहीं है ना, तो ये स्तर कौन तय करता है? उसका एडिटर, उसके पास एक संपादकीय मतलब संपादकीय कौशल वाले लोग हैं, और वो हर संपादक का अपना एक पर्सपेक्टिव होगा, अपना एक नजरिया होगा, तो वो नजरिए की बात है। अब जहां तक रिजेक्शन की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रकाशक, चाहे हम यहाँ 4 बैठे हैं और 40 और इकट्ठे कर लिए जाएं, कि सबके पास से रिजेक्शन नहीं होता होगा। सभी अपने अपने संपादकीय विवेक से रिजेक्ट करते होंगे, है ना। सब लोग, जैसे हम महीने में आमतौर पे औसतन हमारे पास 150 पांडुलिपि आती है, मतलब अगर हम एक न्यूनतम औसत की बात करें, इनके पास हो सकता है 1500 आती हो, है ना। हमारे पास 150 आती है। 150 में से निश्चित तौर पे 145 पांडुलिपियों पे हम ना का उत्तर देते हैं पढ़वाने के बाद अपने संपादकों से, तो रिजेक्शन तो हम भी कर रहे हैं। तो आपने जो ये बात जो कही, जैसे अब मेरा ये मानना है कि कोई किताब के संस्करण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्करण कितने समय तक आता रहता है। अगर कोई किताब, मैं कहता हूं कि हर किताब के बिकने की गति अलग अलग है।
जैसे हमारे पास डार्क हॉर्स नाम की एक किताब है। अब डार्क हॉर्स की बिकने की गति बहुत ज्यादा है, उसके अब तक 22 संस्करण छपे हैं और हर संस्करण मिनिमम 10,000 प्रतियों का है। इसके बावजूद वो किताब पायरेटेड भी मार्केट में उपलब्ध है। जैसे इन्होंने जब छापे मारे होंगे, हमने कई जगह सुना कि इन्होंने छापे मारे, उन्हीं दुकानदारों के पास उसकी पायरेटेड कॉपी है। हमने हालांकि अभी तक नहीं मारा, क्योंकि उसमें बहुत खर्चे और बहुत तरह का वो एक नए तरह का एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा अलग। तो अब हो सकता है कि उसकी मिलियंस में कॉपी बिकी हो, लेकिन मेरे लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी ऐसी किताबें भी हैं जो सालाना 500 प्रतियां ही बिक रही हैं, लेकिन उनके भी 10 संस्करण आए। अब मेरा मानना यह है कि कोई किताब कितने अधिक वर्षों तक अपनी एक निश्चित गति के साथ बिकती है, वो लंबे समय तक लोगों के बीच मौजूद रहेगी। वो अलग बात है कि एक खास तरह का तबका उसको पढ़ता है, यानी जो किताब 500 कॉपी बिक रही है उसको खास तरह के लोग पढ़ रहे हैं, कम संख्या में लोग पढ़ रहे हैं। कोई किताब की 10,000 प्रति बिक रही है, उसको ज्यादा संख्या में पढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि कोई किताब अगर लंबे समय तक नहीं पढ़ी जाएगी, अभी वो कितनी भी, मतलब कोई किताब हो कि किसी का पहला संस्करण 2 लाख कॉपी का बिक जाए, है ना, और आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो जैसे एक बड़ा उदाहरण वर्दी वाला गुंडा का है, मान लीजिए, उसके बारे में ये इस तरह की किदवंतियां हैं कि वो कई लोग कहते हैं कि 5 लाख का बिक गई कॉपी, कोई कहता है 5 करोड़ बिक गई। मतलब इस तरह की बहुत तरह की बातचीत है, उस पर शोध भी किया कई सारे लोगों ने। लेकिन अगर आज उसको कोई नहीं पढ़ रहा है, लोगों के विमर्श में वो आज शामिल नहीं है, तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरी कोशिश बतौर प्रकाशक, मुझे लगता है सभी प्रकाशक सोचते इसी तरीके से होंगे, क्योंकि अगर किसी, जैसे मान लेते हैं हम सिनेमा से इसको समझने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रीय प्रोडक्शन अगर आज जीवित है तो वो जीवित तो तब रहेगा ना कि उसके पास नए नए हीरोज आएंगे और वो लंबे समय तक चलेंगे। अगर नहीं चलेंगे तो नहीं रहेगा। तो किसी को भी चलायमान बने रहने के लिए उसको ऐसे हीरोज का मतलब यहाँ हीरोइन भी ले सकते हैं, मतलब उस टर्म को जेंडर स्पेसिफिक ना समझा जाए, वो कितने लंबे समय तक उसको चलायमान बनाए वाले लोग मिलते हैं। यहाँ हमारे लिए लेखक महत्वपूर्ण है। अगर वो लंबी रेस के घोड़ा नहीं है तो बहुत ज्यादा काम की नहीं हुए वो आपके लिए। तो हर कोई उसी घोड़े की तलाश में है, हर सबकी नजर उसी तरीके के घोड़े पर है। कोई उसमें सफल है, कोई सफल नहीं है, और वो सफल है या नहीं है वो कई बार खुद तय भी नहीं कर पाता, ये समय तय करता है। एक चयन करने की बात है और रिजेक्शन की बात आ रही है। दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि जो कृतियों की बात हुई, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कोई गंभीर कृति, उसको कोई बड़ा पुरस्कार मिल जाता है, और जिसके बारे में सामान्य तौर पर ऐसी कृतियों के बारे में हो सकता है कि वो किताब छपी हो, पहले ना चली हो। फिल्मों के साथ भी ऐसा होता है, हर चीज के साथ होता है। जीवन भी ऐसे ही है। मनुष्य के जीवन में कई बार बहुत ऊपर नीचे होता है, बहुत धीमे चलता है, और कई बार बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल हो जाती है। बतौर प्रकाशक आपके पास बहुत सारे उस तरह के उदाहरण होंगे। मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा कि जब किताबों के चयन करने की प्रक्रिया होती है कि इसको प्रकाशकीय तौर पे स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, तो किस तरह के बिंदुओं का ध्यान रखते हैं आप लोग? और दूसरा मेरा सवाल है कि इस तरह की कृतियां जो बाद में लंबे समय तक बनी रह जाती हों, या जिनको पुरस्कार मिलने के बाद उनकी बिक्री में बढ़ जाती हो अचानक से, और पहली नजर में आपको लगा हो कि ये उस योग्य नहीं है, तो उस स्थिति में बतौर प्रकाशक आप क्या करते हैं, इसके बारे में? मैं जी, तो मैं अपनी बात थोड़ा सा मोमोज और नूडल्स पे आके शुरू करता हूँ पहले, कि मुझे लगता है कि साहित्य नूडल नहीं है, लेकिन अगर किसी को इंस्टेंट रीड वाली किताब चाहिए वो भी होनी चाहिए, और किसी को गंभीर साहित्य चाहिए जिसमें उसे वैचारिक विमर्श चाहिए, वो किताब भी होनी चाहिए। और वो तय करेगा एक अच्छा संपादक और पाठक। अगर उस विषय का पाठक है तो उसको प्रकाशित होना चाहिए। कैसे प्रकाशित होना चाहिए वो एक अच्छा संपादक तय कर सकता है कि उसकी भाषा क्या हो, किस स्तर तक या किस विषय में वो प्रकाशक उसे प्रकाशित का दायरा क्या है। और अब जो आपने सवाल किया कि पहला सवाल आपका था यही कि आप चयन और रिजेक्ट कैसे करते हैं, उसमें उस दौरान क्या प्राथमिकता है, उसका आपने संभवतः उत्तर दे दिया है
कि संपादकीय टीम है, संपादक और प्रकाशक का विवेक है और वो रचना पर अपने हिसाब से चयन करते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये था कि एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी शैलेश भारद्वाज जी ने कि किताबों की बिक्री की अपनी गति है। हो सकता है कि कोई किताब 500-500 करके 50 संस्करणों में बिक रही हो और कोई किताब पहली बार ही 2 लाख बिक गई हो, लेकिन उसके बाद कोई उसको बुक स्टॉल से उठाने वाला ना हो। तो आपके यहाँ जिस तरह की किताबें छपी हैं राजकमल से, लगातार ऐसी किताबें हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ किताबें हैं जो बहुत दुरूह समझी गई लेकिन वो बाद में बहुत ज़्यादा बिकी, कई सारे एडिशन आए। नहीं मैम, मुझे लगता है कि 3 से या 4 प्रकार की कैटेगरी को उसको हम बांट सकते हैं। एक है जो किताब आते ही खूब बिकी, उसके बाद धीरे धीरे बिकी। एक तरह की किताबें जैसे राग दरबारी, रश्मि रथी, जो आज से 60 साल पहले छपी और आज तक उतने ही गति से बिक रही है और मतलब सालाना 10 से 20 हजार प्रतियां उसकी बिकती हैं और वो बिक रही हैं। उसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। वो पाठक आपस में बात करते हैं या उसकी कहीं सुनते हैं, पढ़ते हैं और वो पढ़ी जाती है। तीसरी तरह की किताब जरूर ऐसा हुआ है कि जैसे एक किताब है सूफी का संसार। पहले उसकी सेल बहुत धीरे थी और बहुत कम बिकती थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया में दिव्य कृति जी ने उसको कहा कि ये अगर आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, उस किताब की बिक्री कई गुना बढ़ गई। तो अगर कोई किताब रिकमेंड करता है कहीं पे या उसको कोई अवार्ड मिलता है तो जरूर उसकी बिक्री, जैसे रेत समाधि की बिक्री भी बहुत तेजी से जब उसको बुकर प्राइज मिला उसके बाद बढ़ी, कई गुना बढ़ी। उससे पहले भी उसे पाठकों का प्यार मिलता था, लेकिन शायद वो रीच या वो जानकारी या किताब के बारे में, लेखक के बारे में और लोगों ने जाना जब, तो उसकी बिक्री कई गुना बढ़ी और मतलब ऐसे आंकड़े पार करे जो आमतौर पे हिंदी की कोई गंभीर साहित्य की किताब पार नहीं कर पाती।